नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए और बेहद ही खास वीडियो में, जिसमें हम प्रॉपर A to Z सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे कि आप में से वैसे लोग जो कि कर्ज के दलदल में काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, सिंगल हो या फिर मल्टीपल लोन हो या फिर मल्टीपल के ऊपर भी और मल्टीपल लोन्स, इतने सारे कर्ज का बोझ आपके ऊपर हो गया है, अलग अलग पर्सनल लोन, अलग अलग क्रेडिट कार्ड का, और आपने एक लोन का पेमेंट करने के लिए दूसरा लोन ले लिया, दूसरे लोन का रीपेमेंट करने के लिए तीसरा लोन ले लिया, एक कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लिया, दूसरे कार्ड का तीसरे कार्ड का, इस तरीके से एक ऐसा दलदल आपने खुद के लिए बना लिया जिसमें अब आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं यहाँ से बाहर, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। आपकी उतनी इनकम ही नहीं है जितना आपकी मंथली EMI बन रही है। उदाहरण के तौर पे अगर आप महीने की अगर कमाई अगर आपकी 50,000 रुपये है, वही आपका जो टोटल जो कर्जा है, जो EMI बन रही है, जो आपको पेमेंट करना है किसी को, वो हर महीने 60,000 रुपये बन रही है। तो ऐसे में आप अपनी सैलरी से अपना घर का राशन चलाओगे, रेंट दोगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या फिर अपने जो खर्चे होते हैं वो पहले करोगे, या फिर आप पूरा का पूरा अपना सैलरी EMI में ही भर दोगे। ये तो प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में यहाँ से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको उठाने चाहिए और इसका एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन क्या है, आखिर किस तरीके से आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा दलदल है ना जो हर महीने और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। अगर आज के डेट तक अगर आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है तो यही अगले महीने ये 10,20,000, 10,25,000 हो जाएगा। उसके अगले महीने, दूसरे महीने में वो लगभग 10,50,000 हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है जो भी बैंक्स या फिर NBFC कंपनीज हैं वो कितना हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे और भी ज़्यादा चार्जेस, पेनाल्टीज लगाती हैं। और अगर बात करें क्रेडिट कार्ड का तो भाई यहाँ पे अप टू 46% पर एनम, ठीक है, इस तरीके से इस पे ब्याज और पेनाल्टी, ओवरड्यू चार्जेस, अलग अलग चार्जेस लगा के मान के चलो कि अगर आपका आज के डेट में अगर आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए है तो अगले साल आज के दिन ही वो 1.5 लाख रुपए हो जाएगी, और 2 साल बाद वो अमाउंट डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पर डे के बेसिस पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि आपको प्रॉपर बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, आपको जो भी यहाँ पे जानकारी दूं वो हमेशा की तरह पूरी तरीके से जेन्युइन और फैक्ट के साथ दूं, ताकि आप कहीं से भी आपके मन में जो डर है, आपके मन में जो गलत ख्याल आ रहे हैं या फिर आपको रातों की नींद नहीं आ रही होगी, मुझे पता है ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें व्यक्ति ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जीते जी ना एक मरे हुए इंसान के समान होता है। वो ना ठीक से खा पाता है, ना पी पाता है, ना ही रात को उसे नींद आता है, और ना ही वो अपने किसी काम पे फोकस कर पाता है। अपने फैमिली के साथ उसके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों को उतने अच्छे से टाइम नहीं दे पाता है। 24 घंटे उसके मन में यही सब ख्याल आते रहते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड जैसा स्टेप जो कि बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए वो उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है ना कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है और उनको पता नहीं है कि किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो जाएगा, बैंक उनके साथ क्या क्या करेगा, है ना। एक बात ये हमेशा मन में रहता है लोगों को कि बैंक पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा, कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगा। और इस आग में घी डालने के काम करते हैं कुछ ऐसे फर्जी यूट्यूबर्स जो ऐसे भ्रामक वीडियोस बनाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आपके घर से सामान अटैच हो जाएगा, आपके घर से लोग सामान उठा कर लेके चले जाएंगे, आपकी सैलरी अटैच हो जाएगी, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, है ना, तमाम चीज़ें, आपको 7 साल की जेल होगी, आपको 10 साल की जेल हो जाएगी। मतलब फांसी छोड़कर सब कुछ बता देता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है। और कहीं कहीं कुछ ऐसे केसेस हुए हैं तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हुए हैं, और उसका कुछ एक अलग प्रोसीडिंग्स था, वो एक अलग सिनारियो था। तो आपको हर किसी के सिनारियों से खुद को नहीं जोड़ना है,
आप एक यूनिक इंसान हो, आपकी पहचान अलग है, आपका केस अलग है, आपका कंडीशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। तो किसी और व्यक्ति के साथ क्या हुआ उससे आपको खुद को रिलेट नहीं करना है, ठीक है। आप दुनिया में यूनिक हो, आपका डीएनए यूनिक है, तो आपको किसी दूसरे के सिचुएशन से में खुद को अपने आप को वहां पे नहीं पाना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा मकसद यही है कि आपको पूरी तरीके से एजुकेट करना, समझाना। और जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये है कि अगर आप कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, अगर नॉर्मली अगर आपका 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख का तक का अगर आपका कर्जा है, तो आप तो बहुत ही आसानी से जो है आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद उससे बाहर निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैसे लोग जिनका जो कर्ज का जो दायरा है वो बढ़ चुका है, 10 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मैंने तो ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं जहां पे लोगों के 28 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो है वो कर्ज में है, डेप्ट में है। ये तो बिल्कुल अब नेचुरल सी बात है कि वो अब अपनी कमाई से, अपने इनकम से ये लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जितना रीपेमेंट करेंगे उतना तो अगले महीने वो बढ़कर ही आएगा, क्योंकि इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लग रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉपर एक जेन्युइन सॉल्यूशन की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम जेन्युइन इस सॉल्यूशन पे आगे बढ़ें, बीच में कुछ आपको रुकावटें आएंगी, बीच में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिसका आपको बहुत ही मजबूती के साथ आपको सामना करना होगा, क्योंकि गलती तो आप कर चुके हो। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे, उस वक्त जहां पे मैंने लोगों को स्ट्रिक्टली मना किया कि कभी भी एक लोन का पेमेंट करने के लिए दूसरा लोन मत लो, गलती से भी मत लेना। इसका अंततः रिजल्ट यही होगा कि आप एक गड्ढे को भरने के लिए आपने अपनी जिंदगी में 2-2 गड्ढे बना लिए। अब आपके ऊपर, सर के ऊपर 2-2 कर्जों का बोझ हो चुका है। तो ये गलती नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि मैं अब इस लोन को नहीं भर पा रहा हूं, आपको उसी वक्त हाथ खड़े कर देने हैं, सरेंडर कर देना है, सावधान की मुद्रा में आ जाना है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम आपके ऊपर एक ही लोन का, एक ही कर्जे का तो बोझ रहेगा। अगर आप एक लोन की ईएमआई भरने के लिए कहीं से दूसरा लोन ले लोगे, तो चलो पहले वाला तो आप ठीक से क्लोज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक और लोन आपके सिविल में ऐड हो गया। बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखे हैं जो गरीब माइंडसेट के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको अपने सिविल स्कोर का काफ़ी पड़ा रहता है कि अगर मेरा लोन मैं नहीं टाइमली पेमेंट कर पाऊंगा तो मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं दूसरा लोन ले लेता हूं। दोस्तों सिविल स्कोर एक स्कैम है, मैं यही कहूँगा। अगर आप एक मिडिल क्लास बंदा हो, अगर आप पुअर हो, ठीक है, आपकी उतनी कमाई ही बस है कि जिससे आपका घर का खर्चा चल रहा है, तब ये सिविल स्कोर का ये लफड़ा आपके लिए नहीं है। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आप और लोन के और इस कर्ज के दलदल में फंसोगे। बेसिकली लोगों को ट्रैप करने के लिए जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनको इस दलदल में फंसाए रखने के लिए ये जो पूरा ताना बाना बुना गया है, उसी को सिविल स्कोर कहते हैं, ताकि उसको ये डर दिखाओ कि अगर उसका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो उसको फ्यूचर में कोई लोन नहीं मिलेगा, उसको भविष्य में कोई किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। मतलब ये कि भविष्य में आपको कर्जा लेना ही है, भविष्य में आपको ये कर्जे वाली कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेना ही है। आपको इतना कैपेबल नहीं बनाना है कि आप इतना कमाई कर लो, इतना सेविंग्स कर लो कि आपके अकाउंट में ही इतने पैसे रहें कि आपको ये क्रेडिट कार्ड यूज ना करना पड़े, आप अपने डेबिट कार्ड से ही पैसे खर्च करो। आप इतना मेहनत करके अपने अकाउंट में इतना पैसा मत रख लो कि आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े, तो आप अपने सेविंग्स के पैसों को यूज करो, ना कि आपको लोन लेना पड़े। तो इसीलिए दोस्तों ये सिविल स्कोर का डर दिखाकर आपको बार बार इस तरीके से बताया जाता है कि अगर आपकी एक बार सिविल स्कोर खराब हो गई तो आपका लाइफ वैसे भी बेकार है, ठीक है। तो इसलिए जाने अनजाने में अपने सिविल स्कोर को बचाने के लिए लोग जहां तहां से और लोन ले लेते हैं, मल्टीपल लोन ले लेते हैं। तो मल्टीपल डेब्ट की शुरुआत भी यहीं से होती है, जब किसी को अपना ये फर्जी सिविल स्कोर बचाना होता है, जो कि आगे जाके आपका ही दुश्मन बनेगा। अगर आप एक मिडिल क्लास बंदा हो, अगर आप एक मिडिल क्लास बंदे हो, अगर आपने BMW खरीद लिया लोन लेकर, तो जाहिर सी बात है आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। आपका सिविल स्कोर जितना खराब रहेगा उतना बढ़िया है। अगर आप सिर्फ इतना ही कमा रहे हो जिससे आपका घर का खर्चा चल रहा है, घर में राशन आ रहा है, उसके अलावा कुछ पैसा नहीं बच रहा है, तो ये सिविल स्कोर का झंझट आपके लिए नहीं है। सिविल स्कोर बेकार है तो बहुत बढ़िया है कि आप चाह कर भी इस कर्ज के दलदल में नहीं फंसोगे, आपको कोई लोन नहीं देगा।
लोन नहीं देगा मतलब कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो उस पर और ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे अब लोन नहीं मिलेगा तो मुझे अब मेहनत करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसे जमा करने हैं। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है तो आपको तो लगेगा कि भाई चलो मैं लोन ले लेता हूँ, धीरे धीरे चुका ही दूंगा। जिस समय क्रेडिट कार्ड हाथ में रहता है ना, उस समय लगता है ना कि ये पैसा मेरे बाप का है, जितनी मर्जी हो उतना उड़ा दो, कुछ भी अंड शंड कुछ भी शॉपिंग कर लो, कैशबैक के चक्कर में 5% डिस्काउंट के चक्कर में ऐसा सामान ले लो जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो अंततः इसका रिजल्ट यही होता है कि आप कर्ज के दलदल में ऑलरेडी फंस चुके हो। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये जो आधे घंटे है ना, ये जो 45 मिनट है, ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, ताकि आप चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे कि किस तरीके से अगर आप अभी तक कर्ज के दलदल में नहीं फंसे हो तो भविष्य में फंसने से कैसे बच सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी फंस चुके हो तो कैसे इससे बाहर निकलना है। दोस्तों तो जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो ये टाइम है ना, सॉल्यूशन से पहले आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स आएंगे, आपको काफ़ी कुछ झेलना है। और झेलना है क्या है, इन द सेंस कि आपको एक ऐसा पड़ाव है वो पार करना है, वो है दोस्तों रिकवरी एजेंट्स का। जी हाँ दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स, होम विजिट, कलेक्शन टीम, ये सभी काम एक ही है, नाम अलग अलग है। सबसे पहले तो आपको बार बार मल्टीपल कॉल्स आएंगे, कॉल सेंटर के थ्रू, रिकवरी टीम की ओर से आपको अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, तमाम तरह के आपको लीगल नोटिस भेजे जाएंगे। मकसद सिर्फ ये होता है किसी तरीके से आपको डरा कर, आपके मन में एक अनावश्यक डर पैदा करके आपको पेमेंट करने के लिए प्रेरित करना, कि किसी तरीके से आप उनका पेमेंट कर दो, क्योंकि भाई वो तो बिजनेस करने के लिए ही वहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो उन्होंने जो रिकवरी के एजेंट्स पाल रखे हैं, जो कॉल सेंटर में बंदे बंदियाँ बैठा रखे हैं, उनको भी तो 8,000 12,000 सैलरी देना होता है। तो ये उनकी सैलरी के पैसे कहाँ से आते हैं? ये उसी से तो आते हैं ना जो आप कर्जे वाली कार्ड लेते हो या फिर आप पर्सनल लोन लेते हो और उसके बदले में आप एक मोटा ब्याज उनको देते हो, ठीक है, जितना आपने लोन लिया है उसका दुगना तिगुना आप पे करते हो। तो वहीं से तो उनकी हराम की इतनी कमाई हो रही है ना, कि उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, उन्होंने रिकवरी का टीम रखा हुआ है, कॉल सेंटर में कॉल सेंटर की एजेंसियों को वो पैसा देकर आपको कॉल करवाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन्हें इग्नोर करना सीखना होगा। आपको जितने भी ये मल्टीपल कॉल्स आते हैं अलग अलग नंबरों से, आपको इग्नोर करना सीखना होगा। मुझे पता है कोई एक शरीफ इंसान जो होता है, जो एक आम इंसान है, जो कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ा है, जैसे उसे ये रिकवरी एजेंट्स की कॉल आती है ना, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अगर वो खाना खा रहा होता है ना, और यहाँ तक अगर वो खाना लेकर गया है, रिकवरी एजेंट का कॉल आ गया, तो भाई भले वो उससे बात हो ना हो रिकवरी एजेंट से, फिर उसके बाद ये जो खाना है ना मुंह में नहीं जाता, वो थाली में ही जाता है। फिर उसके बाद एक पेट में एक अजीब सी हलचल होगी और आपका वो पूरा दिन खराब हो गया। आप आज के दिन में कितना कुछ कर सकते थे, आपका दिन कितना आज प्रोडक्टिव हो सकता था, आज के दिन आप कितना मेहनत करके पैसे कमा सकते थे, लेकिन आपका वो पूरा दिन खराब हो गया क्योंकि आपको ये रिकवरी का कॉल आ गया। रिकवरी का कॉल आते ही धड़कनें बढ़ जाती हैं, मुझे पता है। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि आप ये सभी चीजें हैं ना, ये फर्जी हैं, ये इनका काम है, तो आपको इग्नोर करना सीखना होगा। देखो इंडिया में अगर कुछ भी किसी के साथ अगर कोई सजा देना हो ना, ठीक है, चीजों को आप समझो। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये बैंक वालों का देना काम है, आपने लिया, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके दिए हुए इंटरेस्ट पे, पेनाल्टी पे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। इसमें बीच में तो जुडिशियरी बीच में नहीं आया। अपने देश में किसी को कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो वो सजा देने का काम किसका है? बैंक जो है वो किसी को सजा देने के लिए तो नहीं खुली हुई है ना, उनका वो काम नहीं है। उनका काम है लोन देना, अकाउंट खोलना, तमाम चीज़ें करना, एक्टिविटी करना, फाइनेंशियल एक्टिविटी करना। तो इंडिया में जो किसी को सजा देने का काम है वो होता है जुडिशियरी का, न्यायपालिका का। अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, और कुछ इशू हो गया, तो आप किसके पास जाओगे? पुलिस के पास जाओगे, जुडिशरी के पास कर जाओगे, क्योंकि सजा देना उनका काम है। आपका पड़ोसी आपको सजा नहीं देगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप बैंक और आपके बीच में कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो बैंक तो आपको सजा नहीं दे सकती है। अब लोगों के मन में यह आता है कि बैंक पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या कार्रवाई करेगा। बैंक होता कौन है तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने वाला? देश कानून से चलता है ना, कार्रवाई करना किसका काम है?
न्यायपालिका का, पुलिस प्रशासन का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्कूल में अगर चीटिंग करते पकड़े गए यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जो कि इलीगल है, तो वहां पे तुम्हारे ऊपर एक्शन कौन लेता है, तुमको सजा कौन देता है वहां पे? जाहिर सी बात है, पुलिस आती है, कोर्ट में तुम्हारी पेशी होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो कॉलेज का प्रिंसिपल ही तुमको सजा दे दिया कि हाँ तुमको जेल हो गया, जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। तो इंडिया में हर चीज का जो भी पनिशमेंट है वो घूम फिर कर जुडिशियरी के पास ही आता है। तो आपके मन में ये जो बार बार बातें आती है ना कि बैंक मेरे साथ क्या करेगा, बैंक मेरे साथ क्या करेगा, बैंक होता कौन है कुछ करने वाला? अल्टीमेटली करनी तो जुडिशियरी के पास ही है। और जुडिशियरी जो है वो प्रॉपर हर एक चीजों को प्रॉपर एक तरीके से डिटेल में एग्जामाइन करने के बाद ही किसी को पनिशमेंट देती है। वो ये चीज देखेगी कि आपने कौन कौन सी गलती की है। और पैसे उधार लेकर किसी को पैसे रिटर्न ना करना, ये तो कोई क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। जिस वक्त आपने लिया था उस वक्त आपका सब कुछ सही चल रहा था, आप टाइमली पेमेंट कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आपने लोन लिया, पहले ही महीने आपने पेमेंट मिस कर दिया। वो होती थोड़ी सी बदमाशी कि आपने नया नया क्रेडिट कार्ड लिया, पूरा पैसा उड़ा दिया। सॉरी दो गाइस, बीच में थोड़ा लाइट कट गया था, कि पूरा पैसा आपने उड़ा दिया और अगले ही महीने से आप पेमेंट नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं हुआ, आप बदमाशी नहीं किए। जब चीजें सही चल रही थी आप रेगुलर पेमेंट कर रहे थे। बट इन बिटवीन कुछ ऐसा सिचुएशन आपके साथ आ गया कि आप भाई नहीं पेमेंट हो पा रही है, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। एंड एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी तो ये पता है ना कि बैंक अगर किसी को लोन दे रही है, क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो गवर्नमेंट को तो सब कुछ पता है। तो ये भी तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी मजबूरी आ जाए, इन बिटवीन में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसे भी तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो इसीलिए यहाँ पे एक सेटलमेंट का एक प्रोविजन रखा गया है कि बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी हो, आपको हर हाल में लोगों को राहत यहाँ पे देना होगा, सेटलमेंट देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मन से डर निकालना है। मैं बार बार बोलता हूं, आपको अपने देश के कानून पे भरोसा रखना है, जुडिशियरी पे भरोसा रखना है। आपको बैंकों पे भरोसा नहीं रखना है, ये रिकवरी एजेंट्स पे भरोसा नहीं रखना है, ये कॉल सेंटरों में जहां से कॉल्स आती है उस पर आपको भरोसा नहीं रखना है। अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखना है, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। सजा मिलता है अपराध का, इंडिया में सजा मिलती है अपराध का। अगर आपके साथ बुरा वक्त आ गया है तब आपको कौन सजा देगा? बुरा वक्त आना क्या अपराध होता है? कल के डेट में अगर किसी को अचानक से कैंसर हो गया तो क्या उसको सजा मिलेगा कि नहीं यार तुमको कैंसर कैसे हो गया, तुम्हारा बुरा वक्त आ गया, चलो जेल चलो? ऐसा होता है क्या? नहीं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। जो बार बार लोग पूछते हैं कमेंट में कि बैंक मेरे साथ क्या करेगा, बैंक मेरे साथ क्या करेगा। बैंक होता कौन है तुम्हारे साथ करने वाला? तो आपको सेटलमेंट की प्रक्रिया अपनानी होगी, आपको चीज़ों को समझना होगा। शुरुआत में आपको बार बार रिकवरी के कॉल्स आएंगे, कलेक्शन टीम की ओर से बार बार कॉल्स आएंगी, आपको फोर्स किया जाएगा कि किसी तरीके से आपका जो ये अकाउंट है ये एनपीए में ना हो। वो बार बार आपको डराएंगे। बहुत सारी जगह तो हालांकि ये परमिशिबल नहीं है, इलीगल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं रिकवरी जो है कि इलीगल प्रैक्टिस करते हैं, आपको धमकी देंगे। इवन बहुत सारे ऐसे जो कि फेक एडवोकेट बन के कॉल करते हैं, फेक पुलिस बनकर कॉल करते हैं। हालांकि इन पूरी चीज़ों में ना डायरेक्टली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी पुलिस के पास नहीं जा सकती है कि हाँ सर हमारा पैसा निकलवा दो, ये क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर रहा है, क्योंकि पुलिस इसके लिए तो नहीं बैठा हुआ है कि वो बैंकों का क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करवाए, है ना। अगर आप इवन ये तो चलो ये तो प्राइवेट है, आप ये देखो ना, अगर आपका मान लेते हैं बिजली बिल है, आपने बिजली बिल काफ़ी दिनों से आप पे नहीं कर पा रहे हो। देखो समझो, यहाँ से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकलेगा। क्रेडिट कार्ड ये सब तो प्राइवेट होते हैं, हालांकि केवल एसबीआई है वो सरकारी है, बाकी तो जितने हैं कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, ये सभी तो प्राइवेट है। प्राइवेट मीन्स की गवर्नमेंट नहीं है ये।
लेकिन आप जो बिजली आपके हमारे घर में आ रही है, जो लाइट वाइट जल रही है, ये तो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सपोज करो कि भाई पिछले महीने जो मेरा बिजली का बिल आया, ठीक है, मैं उसको जमा नहीं कर पाया, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरी इतनी कमाई है ही नहीं, इस महीने मेरी कमाई नहीं हुई, मैं बिजली बिल नहीं जमा कर पाया। अगले महीने फिर बिजली बिल आएगा, पिछले महीने वाला प्लस इस महीने का दोनों ऐड होकर आएगा। पिछले महीने मेरा बिजली बिल 5,000 का था, इस महीने भी मान लेते हैं 5,000 का आया, तो दोनों मिला के 10,000 का बिजली बिल मेरे ऊपर हो गया। मैं इस महीने भी जमा नहीं कर पाया, अगले महीने फिर 5,000 का बिल आएगा, 15,000 का बिल आएगा। तो अब ये बिजली विभाग वाले भी वहाँ पे तो देखते रहते हैं ना, कौन बिल भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है। तो क्या अब बिजली विभाग वाले मेरे ऊपर पुलिस केस कर देंगे? मन में ये बात भी तो आनी चाहिए ना यार, मैंने 3 महीने से यार बिजली का बिल नहीं भरा, अब पता नहीं बिजली कंपनी मेरे साथ क्या क्या करेगी, कहीं मुझे जेल तो नहीं होगी, मुझे फांसी तो नहीं होगी। तो ऐसा कुछ होता है क्या? जब ये तो प्रॉपर गवर्नमेंट है, क्या करेगी वहाँ पे? वो देखेगी कि हाँ भाई ये बंदा काफ़ी दिनों से बिजली पे नहीं कर पा रहा है, सिंपली उनके लाइन मैन आएंगे, आपके घर के बाहर जो तार का जो कनेक्शन होगा मेन खंभे से, उसको काट के वो चुपचाप चले जाएंगे। ऊपर से उनको ऑर्डर आता है कि हाँ भाई ये काफ़ी दिनों से पे नहीं कर रहा है, आप इनका कनेक्शन काट दो, दैट्स इट। अब आपको अपना कनेक्शन आगे जुड़वाना है तो जो भी पेमेंट आपकी है वो कर लो, नहीं तो सेटलमेंट कर लो वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि वो पुलिस के पास चले गए, आपके ऊपर FIR हो गई। FIR कब होता है? जब आप बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो अपराध माना जाता है। बिजली का बिल जमा ना कर पाना ये मजबूरी हो सकती है, ये अपराध तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन सी बात है। आप बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हो, आपके उतने पैसे ही नहीं हैं, तो सरकार क्या आपको पकड़ के जेल भेज देगी? नहीं, क्योंकि आपने कोई अपराध थोड़ी ये किया है। आप लेट कर रहे हो, आज नहीं तो कल आप भरोगे ही, आज नहीं तो कल भरोगे ही, तभी तो आपका फिर मीटर, फिर बिजली ऐड होगा। तो दोस्तों, जब गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट एजेंसी जो प्रॉपर सरकार की है, जब वो आपको अपराधी नहीं मान रहा है बिजली बिल ना जमा कर पाने पे, हाँ अगर आप बिजली चोरी करते ना, टोकन फंसाते, ये अपराध है, इसमें आपके ऊपर FIR होगी, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो उसी तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आपने नहीं पे किया है तो आप अपराधी कैसे हो गए? हाँ, अगर आप बैंक लूट लेते, ATM लूटते, तब तो आप अपराधी थे, तब तो डायरेक्टली पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हो, पर्सनल लोन का बिल नहीं पे कर पा रहे हो, तो क्या होगा? अधिक से अधिक बैंक आपको वो NPA घोषित कर देगा, डिफॉल्टर घोषित कर देगा, उसके बाद में सेटलमेंट करवा लो, दैट्स इट। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आपका जो अकाउंट है पहले NPA में चला जाए। NPA मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और अल्टीमेटली देखो, भले कोई कुछ भी बोले, इसका रिजल्ट और इसका सॉल्यूशन सेटलमेंट ही है। आप टोटल डिफॉल्ट भी कर सकते हो, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आप बिल्कुल आपका हाथ खाली हो गया है, आपके पास कोई एसेट्स है ही नहीं, आपके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि आप सेटलमेंट कर पाओगे, तो क्या करोगे? डिफॉल्ट ही करोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो अनसिक्योर्ड होगा तो वही, अगर आपने उसके बदले में कुछ गिरवी रखा होता, कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट किया होता, तो बैंक के पास ये अधिकार है कि उसके बदले जो भी आपने वहाँ पे चीज़ें गिरवी रखी है वो उसको जब्त करेगी। अब जब आपने कुछ गिरवी रखी ही नहीं, जब्त करी ही नहीं, तो उनके पास तो कोई ऐसा लीगल राइट भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा, आपको अल्टीमेटली सेटलमेंट ही होता है। आपने देखो कि बहुत सारे मैटर कोर्ट में भी जाते हैं ना, तो कोर्ट में क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि जज साहब, अच्छा तुमने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, ठीक है इसको जेल भेज दो, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ पे भी जज क्या बोलेगा? सेटलमेंट ही करना है कि हाँ भाई बैंक का पक्ष, आपका पक्ष, दोनों मिलकर आप कुछ कर लो। अब बैंक भी यहाँ पे जानती है कि इसका सोल्यूशन सेटलमेंट ही है, एंड एज पर द RBI गाइडलाइन उसका सेटलमेंट ही होता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि पहले आपको वेट करना है, आपका जो अकाउंट है उसको NPA होने दो, और कभी भी एक कर्जे को भरने के लिए दूसरा कर्जा मत लो, ये आपको और मल्टीपल डेब्ट का शिकार बनाएगा, ठीक है। और चीज़ों को फेस करना सीखो, डरना नहीं है ना। जैसे कि मैंने बार बार वीडियो में बताया कि आपको अपने देश के कानून पे, अपने देश का जो जुडिशरी सिस्टम है, इस पे भरोसा रखना है, और आप अकेले नहीं हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे इंडिया में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग हैं, सब अपने अपने प्रॉब्लम के साथ यही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट उन्हें देखना है,
एटलीस्ट उनके साथ खुद को कंपेयर करना है कि आप जैसे मजबूरी उनके साथ थी, आपके साथ भी वही मजबूरी है। यू आर नॉट ए क्रिमिनल, यू आर जस्ट ए डिफॉल्टर। उसका भी सॉल्यूशन है ना। और एज पर द डेटा जो है लगभग 100 में 40 लोग इस कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस करते ही हैं। 100 में से 40 क्रेडिट कार्ड होल्डर अपना पेमेंट लेट करते ही हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मकसद क्या था वीडियो में बनाने का? मकसद क्या था? ये आपको समझाना, आपको एजुकेट करना। क्योंकि मैंने देखा है ना कि लोग पता नहीं 2 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर उनको रात रात भर नींद नहीं आ रहा है, बिल्कुल टेंशन में पड़े हुए हैं कि सर क्या होगा, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया। मुझे हंसी आती है, क्या तुम्हारी लाइफ क्या ये 2 लाख रुपए से भी छोटी है? तुम्हारी लाइफ क्या ये 10 लाख से भी छोटी है क्या? यार अपनी कीमत समझो, अपनी नहीं तो अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसकी कीमत समझो। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। हर इंसान को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है अपना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन की ओर ही जाना है। थोड़ा सा वेट करो, एनपीए होगा और उसके बाद एक एक करके सेटलमेंट आइदर वन शॉट में या फिर अलग अलग ईएमआई के फॉर्म में आप उसका सेटलमेंट करके आप पूरी तरीके से इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। सो दोस्तों, ये था पूरा एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, और मैंने बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड किए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, सीख पाओ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पे लगभग 200 लोग हैं, और वो सब आपके जैसे लोग ही हैं जिनके ऊपर किसी का 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख रुपए का, कोई सिंगल या फिर मल्टीपल डेब्ट में है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि सभी लोग सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या है कि अपने अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कोई इससे बाहर कैसे निकला तो वो यहाँ पे अपना एक पॉजिटिव लोगों को एक एजुकेट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ पाते हैं, और आपको वहाँ पे एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक हौसला आएगा कि आपके जैसे और भी सारे लोग हैं, वो कैसे इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो उनसे कुछ सीख कर आप भी कैसे कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज़ आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आप अपने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हो, जहाँ पे आपको विद इन सेकेंड्स आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।